हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लीगल विद्या। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी एपीओ एग्जाम के लिए द पुलिस एक्ट। हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो हमें देखने में तो बहुत आसान लगते हैं कि ठीक है, छोटा सा एक्ट है, इसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में उसको पढ़ने बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि इसका इंटरप्रिटेशन कितना डीप है, कितना डिफरेंट है। और कभी कभी तो हमें किसी किसी सेक्शन का इंटरप्रिटेशन समझ में भी नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कुछ ऐसा ही है। सिमिलरली हमारे यूपी एपीओ एग्जाम में द पुलिस एक्ट भी कुछ इसी तरह की फुटिंग पर आता है, जो देखने में तो आपको बहुत छोटा लगता है, बट जब आप उसको पढ़ने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि इसका ड्राफ्ट कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। इसकी इंटरप्रिटेशन कभी कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना एक्ट है, 1861 में इसको बनाया गया था। सो इसलिए भी हम इसको समझ नहीं पाते। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्ट टुडे। बट इसके सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। और इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए चलते हैं 1857, द ईयर विच वी ऑल नो, राइट। 1857 में क्या हुआ था? द रिवॉल्ट, द म्यूटिनी ऑफ 1857, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर कंसिडर किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस टाइम पर ऐसी हो गई थी कि जैसे उनके साथ कोई धोखा हो गया हो, राइट। तो इस तरह के रिवॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए कि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा कोई रिवॉल्ट ना हो, और पुलिस को सही से एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने बिठाई एक कमीशन। कमीशन बिठाने के लिए चलते हैं 1860 में। 1860 में बैठा एक पुलिस कमीशन, एक ऐसा पुलिस कमीशन जो अपने आप में ही पहले तरह का कमीशन था। 1860 से पहले इस तरह का कोई पुलिस कमीशन नहीं बैठा था। और ये पुलिस कमीशन इतना फास्ट फॉरवर्ड था कि इसने केवल 22 डेज में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकला, उसके बेसिस पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और उसी ड्राफ्ट को बाद में चल के बोला गया द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। तो ये था पूरा टाइम फ्रेम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। आप ये थोड़ा सा ईयर्स और पुलिस कमीशन के बारे में याद रखिएगा, बिकॉज यू नेवर नो, यूपी एपीओ में आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रिक करके आपसे पूछ ले और आप उसमें फंस जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ आती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम सब जानते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और इसके बिना, इसके अथॉरिटी के बिना हमारा आगे के लॉज हमारे सोसाइटी में प्रिवेल नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन से स्क्रूटनी तो लेनी पड़ेगी ना, राइट। तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केड्यूल आता है जो है सेवेंथ स्केड्यूल। सेवेंथ स्केड्यूल में आपकी तीन तरह की लिस्ट आती हैं, कॉन्करेंट, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। सो उसी में हमारी स्टेट लिस्ट है, दैट इज द सेकेंड लिस्ट। और उसी स्टेट लिस्ट में आता है आपका एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 इज फॉर दी पुलिस। सो यहाँ एक प्री का क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि स्टेट लिस्ट में कौन सी एंट्री में पुलिस एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, राइट। नेक्स्ट आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का आप प्रियम्बल में भी पढ़ोगे, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है कि पुलिस को रीऑर्गेनाइज करना और पुलिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, ताकि वो क्राइम को प्रिवेंट कर सके और उसको डिटेक्ट कर सके। पुलिस का यही तो काम है, पुलिस को चेक करना है कि लॉ एनफोर्स हो रहा है या नहीं, राइट। सो उसको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कहीं क्या क्राइम हो रहा है, उसको डिटेक्ट करे, उसको प्रिवेंट करे, राइट। हम सीआरपीसी जो कि हमारा बीएनएसएस है, हम उसमें भी तो यही पढ़ते हैं, पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। और तो इस एक्ट में आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन या फिर उसके प्रोसीजर के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे बाकी के एक्ट्स में उसको डिफाइन कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, याद रखिएगा, राइट। पुलिस का जनरल सुपरिटेंडेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। ऑल्दो जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो तो किसी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल आईजीपी के हाथों में होता है, दैट इज़ योर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन जब आप एज अ होल पुलिस सिस्टम की बात करोगे कि स्टेट को लेकर के, तो पुलिस का जनरल सुपरिटेंडेंस स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है। अभी आप आगे देखोगे कि उसका प्रमोशन, उसका सैलरी, रिमरेशन, ये सब चीज़ें भी किस किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं, हम आगे वो सेक्शंस में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है इसकी हेरारकी। हेरारकी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आपका सीरीज को लगाने वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, राइट। कि कौन सा क्लॉज पहले आएगा, कौन सा क्लॉज बाद में आएगा, तो माइट भी आप इसको ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आपसे ये पुलिस हेरारकी के ऊपर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सके, राइट। तो यहाँ पर ये एक्ट आपका बहुत एक स्ट्रिक्ट हेरारकी को डिफाइन करता है, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं आईजी। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ बट बोलूँगी पूरा आईजी, यानी कि आपका इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद आपके आते हैं डीआईजी, दैट इज़ योर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद आपके आते हैं एआईजी, दैट इज़ योर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। और उसके बाद आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स, राइट। सो आप इसको ध्यान में रखिए, दिस हेरारकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी लिमिटेशन पे। एज वी ऑल कैन सी कि ये एक्ट है आपका 1861 का, और अब हम जी रहे हैं 2026 में। सो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये एक्ट अप टू द मार्क है?
कह सकते हैं, क्योंकि बाद में चल के थोड़े बहुत इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऐसा सच कोई नहीं है, राइट? बट हाँ, हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल आज के टाइम पे कहीं पे भी फिट नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं है। ये एक्ट अच्छा ड्राफ्ट किया गया है, राइट? एज़ सच इसमें कोई कमी है, एज़ सच कोई ऐसा लैकुना नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोल सकें कि ये आज के टाइम पे फिट नहीं बैठता। बट हम एक चीज़ ये ज़रूर देखेंगे कि इट इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल नीड्स, राइट? क्योंकि 1861 का एक्ट है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें फिट लगी, सही लगी, राइट? जो उनको अपने फ़ेवर में लगी, क्योंकि अल्टीमेटली दे वर रूलिंग इंडिया, राज तो वो भारत पे ही कर रहे थे ना। लेकिन उनको अपने हिसाब से जो चीज़ें फिट लगी, उन्होंने उस तरीके से इस एक्ट को ड्राफ्ट किया। पुलिस कमीशन उनका बिठाया हुआ, लोग उनके, तरीका उनका, बनाने का प्रोसीजर उनका, शब्द उनके, इंटरप्रिटेशन उनका, राइट? सो इसीलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली इस एक्ट को फ्रेम किया था। सो येस, इट इज़ हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल नीड्स। और दूसरी चीज़ ये थी कि इट इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सेसिव पॉलिटिकल कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो ये 2 लिमिटेशंस हैं इस एक्ट की जो आपको दिमाग में रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शंस। सेक्शंस में जब आप जाओगे तो सबसे पहली चीज़ है, आपको यहाँ पर इंडेक्स बेस्ड तो अपने आप को बिल्कुल प्रो रखना है, राइट? अगर मैं आज के लैंग्वेज में बोलूँ तो यू नीड टू बी वेरी प्रो व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ये फेवरेट चॉइस होती है एग्जामिनर की, वो डायरेक्ट सेक्शन से पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन से ही पूछा गया था कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहाँ दे रखा है, राइट? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। एक क्वेश्चन था कि सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर किस सेक्शन में है, राइट? आपका एक एक क्वेश्चन था, जब आप सेक्शन 1 पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो उसमें वहाँ पे एक कैटल वर्ड दे रखा है। इंटरप्रिटेशन में कैटल क्लॉज ही ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि कैटल में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसी से आपका पीवाईक्यू एक देखने को मिलता है जहाँ पूछा था कि कैटल में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, राइट? सो अगर आपको कैटल की डेफिनेशन नहीं पता, आपने वो क्लॉजेज याद नहीं कर रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चन में फंसोगे। इसीलिए कहते हैं कि जब हम प्री बोलते हैं ना, प्री में सबसे पहले आपका नाम आता है बेयर एक्ट, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि भाई बेयर एक्ट इज द की टू सक्सीड इन द प्रीलिम्स। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बेयर एक्ट को तो बिल्कुल निचोड़ के पी जाओ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो आप इसमें जब सेक्शंस की बात करोगे, आप देखोगे इसमें टोटल सेक्शंस है 47। ऑल्दो बीच में एक दो सेक्शंस रिपील्ड है, हमारे ऊपर नीचे हैं, राइट? बट यहाँ पे हमें पूरे टोटल सेक्शंस 47 देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ इसके फर्स्ट सेक्शन पे। उससे पहले एक्ट नंबर। दूसरी चीज़, एक्ट नंबर। आप जो भी एक्ट पढ़ रहे हो उसका नंबर आपको आपके टिप्स पे होना चाहिए। जैसे अभी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, तो उसका भी आपको एक्ट नंबर ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पास, राजस्थान जुडिशरी है, यूपी जुडिशरी है, दिल्ली जुडिशरी है, राइट? तो उन्होंने आपसे एक्ट नंबर पूछे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो पुलिस एक्ट का हमारा एक्ट नंबर है 5। दिस इज योर एक्ट नंबर 5। इसको, इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है? 22 मार्च ऑफ 1861। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपकी एनफोर्समेंट डेट्स, इनेक्टमेंट डेट्स, ये भी प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 22 मार्च। अब आपके लिए तो इसको याद रखना और आसान है, क्योंकि हमारा एग्जाम भी इस बार 2026 का 22 मार्च में ही है, राइट? सो अब जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ऑब्जेक्टिव के टाइम पे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, राइट? सो ये एक्ट क्यों बनाया गया था? सबसे पहले फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पुलिस को एडमिनिस्टर करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे मेन मोटिव था, राइट? ताकि वो आगे होने वाले फ्यूचर में इस तरह के रिवॉल्ट्स को सप्रेस कर सके, प्रिवेंट कर सके, उनको ना होने दें। तो ये एक्ट बनाया ही इसलिए गया था ताकि पुलिस रेगुलेशन अच्छे से हो सके। दूसरा हम आते हैं इसके प्रियम्बल पे। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल को आप ऐसे समझो वो कि आपका प्रियम्बल किसी भी एक्ट का आइडेंटिटी होता है। वो पहले से ही आपको एक इन्फर कर देता है, आपको एक थोड़ा-सा आइडिया बता देता है कि एक्ट क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे पुलिस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पुलिस को रीऑर्गेनाइज़ करे, राइट? इसलिए तो बनाया था तब 1857 के रिवॉल्ट के बाद। सो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, रीऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ द पुलिस एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट, ताकि वो क्राइम को प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सके। अब इसको इस तरीके से इनैक्ट किया गया है। आगे आते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज़ पे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज बेसिकली इट इज़ योर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आपको कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी गई है। देखो, डेफिनेशन में, एक्सप्लेन में, इंटरप्रिटेशन में, इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता है, और अगर आप इन सभी को एक जैसा समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप डिक्शनरी मीनिंग भी देखोगे तो तीनों के अलग है, राइट? डेफिनेशन आपने पर्टिकुलरली किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया कि भाई इसका यही मतलब है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, हर इंसान के अपने हिसाब से हो सकता है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सो डीप कि आज भी उसको कोई भी पूरी तरीके से इंटरप्रेटेड नहीं कर पाता, क्योंकि आप हर बार जजमेंट्स पढ़ोगे, आप हर बार आर्टिकल्स को पढ़ोगे, आपको हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी। एंड दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ द लॉ। जब भी आप उसको पढ़ने बैठते हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, राइट?
सो लेट्स कम टू द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सबसे पहले इसमें आपकी डेफिनेशन आती है मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसा चीफ ऑफिसर जिसके पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो। कौन सा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव नहीं, राइट। उसके पास एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन है उस डिस्ट्रिक्ट का, और वो उस मैजिस्ट्रेट की पावर्स को एक्सरसाइज करता है। नाउ इट इज इमटेरियल कि उसका कोई भी डेजिग्नेशन हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप याद रखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट। जब हम डीएम की बात करते हैं तो डीएम भी तो एक मजिस्ट्रेट की पावर ही एक्सरसाइज करता है, एंड वो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, राइट। सो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ आएंगे थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दूसरा है आपका मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट में आपके वो सारी पर्सन्स इंक्लूडेड हैं जो एक जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में सारी या कुछ मैजिस्ट्रेट की पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझो, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप मैजिस्ट्रेट वर्ड भी समझ जाओगे कि वो क्या है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हमने कोई सीनियर पुलिस ऑफिशियल उस जगह के मैनेजमेंट को, कि वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसको चेक करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, कोई भी एक जगह है आपकी, उसको मैंने डेसिग्नेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर जगह इस सुपीरियर ऑफिसर के अंडर में आएगी, राइट। उसके नीचे फिर आपके बाकी के पुलिस स्टेशन और थाना वगैरह आते हैं, ओके। सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आपका एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रहता है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर पुलिस। पुलिस में ऑब्वियसली जो भी लोग, जो भी पर्सन आपके इस एक्ट में एनरोल्ड हैं, आपको याद रखना है एनरोल्ड, एंड इट इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स, राइट। जो भी वर्क में आप ये वर्ड्स में आपके सर्कल कर रही हूँ, आप उन वर्ड्स को प्लीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि वहीं से आपके प्री के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो पुलिस इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स हु शैल बी एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट आपका आता है द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। It shall embrace any presidency, state or place, or any part of any presidency, state or place in which this act shall be ordered to take effect. अब यहाँ पर आपको यहाँ दिया गया जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेट करके बता दिया गया है कि वो कौन सी जगह है। जब आप यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी फील होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बट इसका सिंपल सा मीनिंग है एक कोई एरिया जो किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिशियल के मैनेजमेंट के अंदर आता हो, राइट, टू चेक द लॉ एनफोर्समेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग बस इतना है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस शेल इंक्लूड एनी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर of the state government to perform the duties of DSP under this act. तो यहाँ पर आपका बस इतना बताया गया है कि DSP डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में कौन इंक्लूडेड होता है, राइट। सो इसमें आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इज इंक्लूडेड, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में कौन इंक्लूडेड है, तो आपको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट याद रखना है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, राइट। सिंपल। नेक्स्ट कम्स योर प्रॉपर्टी। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है, कीप दिस इन योर माइंड। सिंपल, आपका यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनी है, या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ये एंड और वाले क्वेश्चन भी बहुत फंसाते हैं। सो रिमेंबर यहाँ पे आपका और गिवन है, राइट। जैसे पिछले बार कैटल की डेफिनेशन में पूछ लिया था कि व्हाट इज इंक्लूडेड या व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटल, हो सकता है इस बार प्रॉपर्टी से आ जाए। सो प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है? मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट कम्स योर पर्सन। पर्सन शेल इंक्लूड एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन। पर्सन में आपका कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन इजी है ये तो। मंथ आपका कैलेंडर मंथ होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो दिस इज इंक्लूडेड। आई डोंट नो ये क्यों आपका यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट दिस इज योर कैटल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PYQ है तो इसको इंपॉर्टेंट तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है शेल बिसाइड्स हॉर्न कैटल इंक्लूड। हॉर्न कैटल के अलावा यहाँ पे एलिफेंट, कैमल, हॉर्सेज, एसेज, म्यूल्स, शीप, गोट्स एंड स्वाइन्स भी इंक्लूडेड है, राइट। सो ये सारे एनिमल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेज, एसेज, म्यूल्स, शीप, गोट्स एंड स्वाइन्स, राइट। यहाँ पे फिर आपका एक छोटा सा नोट दे रखा है, दैट इज रेफरेंसेस। जब भी आप सबॉर्डिनेट रैंक्स की बात करोगे, राइट, तो उनको क्या समझा जाएगा? रेफरेंसेस टू द सबॉर्डिनेट रैंक्स ऑफ अ पुलिस फोर्स शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेस टू मेंबर्स ऑफ दैट फोर्स बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। यानी कि जब आप इस एक्ट में कहीं भी सबॉर्डिनेट रैंक्स की बात करोगे तो उन सबॉर्डिनेट रैंक्स का मतलब है वो लोग जो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट के अंडर में आते हैं, जैसे कि हेड कॉन्स्टेबल्स या फिर आपके सब इंस्पेक्टर्स। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्सेस, कि अब इनको
कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। सो द एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट शेल फॉर द पर्पसेज ऑफ एक्ट बी डीम्ड टू बी वन पुलिस फोर्स, उसको एक ही पुलिस फोर्स समझा जाएगा, एंड शेल बी फॉर्मली एनरोल्ड एंड शेल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंस एंड शेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर एज शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम बी ऑर्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, यानी कि जो आपका पूरा एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है, जब हम पूरे स्टेट की बात करेंगे, राइट, तो उस स्टेट के अंदर जितना भी आपका पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक ही फोर्स कंसीडर किया जाएगा। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है। एंड ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्सेज आपका कहाँ दे रखा है। ओके, सिंपल था, यहाँ पे मैंने आपका ये नोट भी कर रखा है, आप इतना याद रखो, एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज इक्वल्स टू वन यूनिफाइड पुलिस फोर्स फॉर दिस एक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3, दैट इज योर सुपरिटेंडेंस इन दी स्टेट गवर्नमेंट। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था जब, तब मैंने आपको बोला था कि जनरल सुपरिटेंडेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है। तो सेक्शन 3 आपका सिंपल सा बस वही बोल रहा है, राइट, कि आपका एक जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो पूरा एक स्टेट है, उसमें पुलिस को जनरली सुपरिटेंडेंट कौन करेगा, उस पर नज़र कौन रखेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, उसी का काम है। ओके, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस थ्रू आउट अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शेल वेस्ट इन एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू विच सच डिस्ट्रिक्ट इज सबऑर्डिनेट एंड एक्सेप्ट एज अथोराइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन, officer or court shall be empowered by the state government to supersede or control any police functionary। राइट, यानी कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी ना दे दे तब तक कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी कोर्ट किसी भी पुलिस फंक्शनरी को ना तो सुपरसीड करेगा ना ही उसको कंट्रोल करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिक देकर आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, सो एक तो इसको इंडेक्स बेस के तरीके से हम इसको याद रखेंगे। दूसरा, हमें इसका एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज नहीं कर रही, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफिसर, कोई भी कोर्ट किसी भी पुलिस फंक्शनरी को कंट्रोल या सुपरसीड नहीं करेगा। हमारे सेक्शन 4 की, अगेन दिस इज़ वेरी ईजी, बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि किसी भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जब भी पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, सो दैट इज इन द हैंड्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राइट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन एनी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, राइट, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आगे ये सेक्शन ये बोलता है, या फिर ऐसे डिप्यूटी आईजीज और असिस्टेंट आईजीज जिनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता हो, राइट, and as such, right, and in such deputy inspector generals and assistant inspector generals as to the state government shall seem fit। यानी कि कितने डिप्यूटी आईजीज या असिस्टेंट आईजीज को अपॉइंट किया जाएगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है। अगर उनको लगता है कि एक डिप्यूटी आईजी संभाल सकता है तो एक काफ़ी है, उनको लगता है कि 10 को चाहिए संभालना तो 10 चाहिए। सो अब नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट इज इन दी हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब वो कितने अपॉइंट करेंगे कितने नहीं, आपको उधर नहीं जाना है, आपको सिर्फ डेजिग्नेशन याद रखने हैं। इसका सेकेंड पार्ट बोलता है, जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करोगे, सो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में होता है, मजिस्ट्रेट के हाथों में। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस की बात करेंगे तो वहाँ पर पुलिस को एडमिनिस्टर करेगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड एज सच असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करने ठीक लगते हों। लेकिन ये एक चीज़ के सब्जेक्टिव है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब आप पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे और उस डिस्ट्रिक्ट की कमान किसी मजिस्ट्रेट के हाथों में है, तब वहाँ पे पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ही करेंगे, बट दैट इज टू दी जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट। Right, although the administration power is in the hands of district superintendent, but that is subject to the general control and direction of such magistrate। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल से हम सेक्शन 5 से कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं कल के वीडियो में ज़्यादा सेक्शंस को कवर कर पाऊँ।